Hello, everyone. This is our YouTube channel MCA Group of Schools, and welcome to our today chit chat session. Our future doctors. सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं हमारे डॉक्टर्स से। डॉक्टर मोहम्मद नाजिम, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर सोमेश प्रताप एंड आज हमारे चौथे डॉक्टर जो हैं मिस्टर जितेंद्र, वो अब्सेंट हैं। जब भी वो आएंगे हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं हमारी फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर अबू तराब जैदी, केमिस्ट्री फैकल्टी मिस्टर योगेंद्र सिंह जी एंड बायोलॉजी फैकल्टी मिस्टर फैजान सर। आज एमसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और ये एक ऐतिहासिक इंसिडेंट है कि पहली बार हमारे कॉलेज से 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नीट यानी कि एमबीबीएस में हुआ है। और आज जब अच्छा काम हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है उनकी हौसला अफजाई करना और उस बात को उनके छोटे भाई बहन जो पढ़ते हैं उनके सामने रिप्रेजेंट भी करना, जिससे कि वो देख करके इंस्पायर हों। क्योंकि जब हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं, उसको सम्मान पाते हुए देखते हैं, तब हमारे दिलों में भी ये ख्वाहिश जगती है कि इस सम्मान को हमें भी पाना है। और सम्मान चूँकि ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये बच्चे इनसे इंस्पायर हों और उस सम्मान के हकदार आगे भी बनें। तो आज के चिट चैट सेशन में हम कई मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे आप लोगों ने तैयारियां की। नवाबगंज एक छोटी जगह है, बहुत विषम परिस्थितियां हैं। कभी कभी तो होल नाइट यहाँ लाइट ही नहीं होती है, कभी कभी मच्छर परेशान करते हैं, कभी लाइट नहीं है, कभी बरसात हो रही है, सड़कों पर पानी भरा है, इवन कभी कभी तो घरों में भी पानी भर जाता है। पता लगा बरसात हो गई तो कैसे जो लोगों को 24 घंटे में 16-16 घंटे स्टडी करनी है, कैसे वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमें इस सब कामों को तैयार करना है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज के, वो स्वयं से अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले मोहम्मद नाजिम जी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद नाजिम। मैंने नीट में मेरे मार्क्स 603 है। मैं हररपुर का रहने वाला हूँ। आपने आपकी एजुकेशन कहाँ से? सर मैंने जीएस एंड मैरी इंटर कॉलेज से इंटर किया था। यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव होते हैं सर। यहाँ के जितना जो यहाँ का सर जो मैनेजमेंट है वो वैसा कहीं पे नहीं मिलता देखने को। मोहम्मद सलीम। हेलो, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम। मेरा स्कोर नीट में 613 मार्क्स है एंड बायोलॉजी में फुल मार्क्स हैं 360/360। और जीएस एंड मैरी की जो फैकल्टी है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है और हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट में रहे हैं। सोमेश प्रताप जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोमेश प्रताप सिंह और मेरी रैंक 3087 है और मैं यहीं जीएस एंड मेरी इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ 2016-17 बैच का, और यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है 9 to 12th। आपके एक और भाई का भी सिलेक्शन जी, और मेरा हो जो चुका है। मुझसे छोटा भाई था वो भी यहीं का स्टूडेंट रहा है और वो 12th के साथ में 0 अटैम्प्ट में ही उसने नीट में सिलेक्शन ले लिया था। 0 अटैम्प्ट में नवाबगंज में रिकॉर्ड रहा है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये और वो मनीष प्रताप सिंह मेरा भाई जो एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में। उसे मुझे भी ध्यान है कि उन्होंने जिस साल उन्होंने 12th पास किया था उसी साल उनका सिलेक्शन हुआ था। वो किसी कोचिंग में नहीं गए, केवल हाँ, हमारी कॉलेज की स्कूलिंग उन्होंने थी। कोई भी कोचिंग नहीं की थी, केवल जीएस एंड मेरी इंटर कॉलेज की फैकल्टी के अनुसार अपनी तैयारी की और फुल अटेंडेंस थी उनकी। और डेली मतलब कॉलेज में आना। बच्चे क्या करते हैं 11th और 12th को बंक कर लेते हैं, मज़े मारते हैं, क्लास को सीरियसली नहीं लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो बाकी हमारे साथ में जो टीचर्स हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन मिस्टर फैजान सर। Hello everyone, myself Mohammad Faizan Ansari. I am here as a biology lecturer. मैं योगेंद्र सर
केमिस्ट्री लेक्चरर जीएस मेरी इंटर कॉलेज। लगभग 10-15 साल से मैं जीएस मेरी इंटर कॉलेज की सेवा में लगा हुआ हूँ और बाकी जो है यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को आगे से बढ़ाया जाए, आगे से आगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अबू तुराब जैदी और मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स टीचर के पद पर हूँ और 2019 में मैं यहाँ पर आया था और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक समय था जब एजुकेशन सेवा हुआ करती थी Yes, और sir. आज भी है। बिल्कुल। हम जैसे लोग जिस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वहाँ पर इतनी कम फीस लेते हैं कि वो ये मान के चलिए कि मेरे जैसे लोग यहाँ पर सेवा करने आते हैं, लेकिन अब उस सेवा को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि एजुकेशन को इंडस्ट्री बनाने पे तुले हुए हैं कि बच्चे ईयर्थ क्लास से, इवन 6th क्लास से ही शायद फाउंडेशन कोर्स चालू कर दिए हैं कि 6th क्लास में बच्चा आया, उसे समझाया जाता है कि बेटा आप कॉलेज मत जाओ, आप कॉलेज में नाम हम लिखा देंगे और आप हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स करिए। ईयर्थ में और प्रकोप बढ़ जाता है, 9-10 में आकर तो पहुँच ही गए और वहाँ भी अगर बच गए तो फर्स्ट ईयर में तो वो ले ही जाएंगे आपको। तो क्या ऐसा है कि कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं है? हालांकि अपवाद है हमारे पास, क्योंकि मयंक ने कोई फाउंडेशन नहीं किया, कोई कोचिंग में नहीं गया मनीष ने, और उसके बावजूद भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा क्या है हमारे पास कि मतलब हम पढ़ाते हैं उतना कि वो आपको मददगार है या नहीं है कॉलेज? सर मैं फर्स्टली यही बोलना चाहूँगा, डिपेंड करता है सबसे पहले इंसान की मेंटेलिटी क्या है। अब उसने सोच रखा है मुझे वहीं कोचिंग करना है, वहीं जाके करना है, तब तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। और जो हमें वहाँ वो लोग पढ़ाते हैं वहीं यहाँ पढ़ना है, तो आप जितने अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे उतना अच्छा वहाँ करेंगे। और मैंने तो पहले भी अपने वहाँ लेक्चर में बोला है कि फोकस, जितना अच्छा फोकस होगा उतना अच्छा कंसंट्रेट, उतना अच्छा स्टडी। सुमेश जी, देखिए कोचिंग का रोल केवल और केवल 30% है, बाकी 70% बच्चे पे डिपेंड करेगा। और बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दे तो उसे बाद में मुझे नहीं लगता कि टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें कई चीज़ें थी कि हमारे मन में ये था कि नवाबगंज से जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि उस टाइम एग्जाम्पल बहुत कम थे, अभी आपके सामने 4 एग्जाम्पल हैं और ये लोग, अब हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि 11th और 12th ही है, वही मेन रोल है। अगर हम उसको अच्छे से लेकर के चलेंगे तो हमें नहीं लगता कि एक साल भी कोचिंग करनी पड़ेगी। तो 11th और 12th का ही रोल है। और बाकी कोचिंग, ये कोचिंग का जो चलन बन गया, सर ने बताया कि बिजनेस बना रखा है, सच में बिजनेस ही है। उन लोगों को मैंने देखा, मैंने 3 कोचिंग की हैं बरेली में, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं था। अभी मेरे जब मार्क्स आए हैं सिलेक्शन वाले, तब उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ हमारी कोचिंग में आइए, आप हमारे यहाँ से पढ़े हैं, आपने यहाँ से टेस्ट सीरीज किया, आप हमारे पास आइए। मतलब ये प्रचार के लिए, उनको ये मतलब नहीं है कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे। उस टाइम आप कोचिंग में आ रहे थे, बुत बन के आप उनका केवल नोट करके जा रहे थे, कितने मार्क्स आ रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन तो ये बिजनेस ही है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ तो भेड़ चाल है। 1000 बच्चा है, वो बरेली की अधिकतर कोचिंग में 1000, 300-400 ऐसे बच्चे हैं और सिलेक्शन है केवल 4, 5, 6। तो वो बच्चों को देख लेते हैं कि हाँ यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, ये बच्चे अच्छा करके आए हैं या सीबीएसई से बहुत ही हाई परसेंटेज से हैं, तो उन पे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, हम सभी एवरेज हैं, हमारी परसेंट तो ऐसी है 85, 80 ऐसी परसेंट है। तो ये कोई मायने ही नहीं रखता बच्चा मेहनत कितनी कर रहा है बाद में या अभी से, वो मायने रखती है हर बात। कोचिंग का केवल और केवल 30% रोल है, बाकी बच्चे को ही करना है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, चाहे कोटा, चाहे एलएन, चाहे कानपुर, कहीं भी कीजिए, आप पर ही डिपेंड करेगी हर बात। अच्छा नाजिम, एक बात बताइए, फिज़िक्स क्या वाकई में स्कोरर सब्जेक्ट है? जी सर, अगर फिजिक्स कोई भी सर सब्जेक्ट हुआ, अगर उसको एक को भी अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। और फिजिक्स तो सर ऐसी है। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब नीट की कोचिंग के लिए बच्चा जाना चाहता है तब 11th-12th में उसे ये सिखाया जाता है बायोलॉजी ही सब कुछ है। नहीं सर, ऐसा उसे बायोलॉजी ऐसा सिखाया जाता है और फिजिक्स से उसकी मेंटेलिटी हटती जाती है। अच्छा, क्या ये वाकई में सच है कि जब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो फिजिक्स हमारी साथ में वीक होती चलती है? सर वीक उन्हीं बच्चों की हो जाती है जो बायो पढ़ते पढ़ते उसी पैटर्न में तीनों सब्जेक्टों को पढ़ने लगते हैं। मतलब लिख के ना प्रैक्टिस करके हाथ से, जैसे बायो कुछ बच्चे पढ़ के लिख के भी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं। अब वो फिजिक्स को भी उसी तरीके से पढ़ते हैं कि मतलब देखते जा रहे हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनकी वीक हो जाती है। सर ऐसे ही किसी मेरे टीचर ने कहा था कि जो हत्थे है वो मत्थे है। हाथ से आप करते रहोगे, हाथ को याद हो जाना चाहिए, आपको खुद ही याद है। तो ये क्वेश्चन इनसे रहेगा,
केवल एक लाइन में बताइए, जी, फिजिक्स में बच्चे पीछे क्यों रहते हैं? फिजिक्स में मेरा मानना यही है, वो प्रैक्टिस पेन से नहीं करते हैं, ज़्यादातर ओरल पढ़ने की कोशिश करते हैं इसलिए। केमिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं नीट के लिए? कुछ बच्चे जो हमारे इंटरमीडिएट में इस समय पढ़ रहे हैं उनको जी, सर। बताना चाहेंगे। सर मैं तो केमिस्ट्री के लिए कहना चाहूँगा, जब से नेशनल टेस्ट एजेंसी आया है, एनटीए ने अपने हाथ में लिया है, तब से सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनका कुछ नहीं पता होता, रैंडमली कहीं से भी ले सकते हैं वो। और मेरा मानना ये है, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, जब तक आप हर एक चैप्टर के खुद में मास्टर नहीं बन जाएंगे, जब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसमें 3 ब्रांच हैं, फिजिकल, जी सर, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक। फिजिकल है वो फिजिक्स जैसा है, एज लाइक फिजिक्स। और फिजिक्स के जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे फिजिकल की करना है। और ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ रीजेंट ध्यान रखना है। जब शायद आपको अभी रीजेंट ना पता हो, बाद में पता होगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे। रीजेंट जो फंक्शन होता है वो सारा रीजेंट का ही होता है, खेल उसमें और कुछ नहीं है। और जो इनऑर्गेनिक होती है उसको तो एनसीईआरटी इनफ है, जो उसमें लिखा है, मैंने तो एनसीईआरटी से किया, और बाकी ये 2 मैंने नोट्स जो कोचिंग के थे वहाँ से। नाजिम, क्या केमिस्ट्री का क्या रोल रहा है आपके सिलेक्शन में? सर केमिस्ट्री में मैं तो सबसे पहले आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा सर कि आपके पढ़ाए हुए नोट्स में सर उससे आज तक उसी से कुछ काफ़ी सीखा है मैंने सर। वो जो आपने ट्रिक्स बताई थी और जो आपने याद करने का तरीका बताया था सर, मैंने उससे बहुत फ़ायदा लिया है सर। सोमेश। जी, केमिस्ट्री में जैसे सलीम ने बताया कि 3 ब्रांचेस हैं, तो फिजिकल तो हो गई, लेकिन जो ऑर्गेनिक में हम सीक्वेंस नहीं देखते हैं। 11 से ही आपको ऑर्गेनिक को लेकर के चलना पड़ेगा। पहला जो चैप्टर है वो पता ही है, उसमें बेसिक स्टार्ट हो जाता है, नेमिंग कैसे करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। वही वही यूज हुई थी, और क्वेश्चन इस बार तो इतना ईजी आया था, बेसिक नॉमेनक्लेचर का आया, वो मैंने शायद सर के नोट से ही होगा। आप ये देखिए 11-12 का ये सब कुछ कोई नया है ही नहीं, और वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं। तो जो 11 से ही हमको लेकर के चलना है। पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया नॉमेनक्लेचर का, उसके बाद जब आप हाइड्रोकार्बन में पहुंचेंगे, उसके बाद उधर 12th में पहुंच जाएंगे, हेलो एल्केन वगैरह। तो ये सब सीक्वेंस से दिया हुआ है, यानी कि आपको 11th का जो पहला चैप्टर है उसी से सब कुछ आपको बेसिक क्लियर करना। उसका नाम ही बेसिक है, ऑर्गेनिक बेसिक करके कुछ। तो जी, तो वहीं से स्टार्टिंग करनी है, और वो लास्ट तक आपके लास्ट चैप्टर तक ऑर्गेनिक के चलेगी। इवन बायोमॉलिक्यूल में भी लास्ट चैप्टर है, उसमें भी रिएक्शंस हैं कुछ दी हुई, वहाँ पर भी आपको वही ऑर्गेनिक यूज होगी। जब आप बेसिक क्लियर करके चलेंगे तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बच्चा जो है बायोलॉजी ले लेता है, ठीक है, क्लास 11th में, या तो वो क्या होता है कि मोस्टली बच्चे नीट की तैयारी करने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डर जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि नीट या फिर अगर मैथ्स लेते हैं तो आईआईटी हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई स्पेशल ऐसी चीज़ है कि आफ्टर 12th हमें करना पड़ेगी तब जाके हम नीट में सेलेक्ट होंगे, या फिर जितने बच्चे बायोलॉजी लेते हैं वो सारे नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं? मेरा तो मानना यही है, जैसे ही आपने 12th किया है उसके बाद आपके माइंड में टारगेट सेट होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। और जैसे ही 12th में आप आते हैं, तो 12th में जब आपका टारगेट सेट होगा तो उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट के सामने फुल मेहनत करिए उसमें। और जैसे नाजिम मेरे पास बैठा है, ये मेरे साथ ही रहा है, मेरा दोस्त है, इसको पता है कि मेहनत कितनी लगती है। मैं तो झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। और लोग जो बोलते हैं कि सिलेक्शन 4 घंटे पढ़ने से हो जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप 14-15 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, जब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है सिलेक्शन के लिए। और वो पॉसिबल तभी है जब आप 14-15 घंटे, 12 घंटे तो मस्ट है। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले क्या देखते थे हम लोग, जब CPMT अलग होता था और AIPMT अलग होता था, अब क्या है कि पूरे इंडिया में एनटीए ने सेम एक पैटर्न बना रखा है, और उसी लिए हम लोग यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी वगैरह को चालू कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बायोलॉजी 50% तो आती है, बट मार्केट में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह होती हैं। आपको क्या लगता है पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सर ऑब्जेक्टिव तो अलग की चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमारा चैप्टर क्लियर होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसको। मैं तो ये मानता हूँ ऑब्जेक्टिव आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। आप किसी भी लाइन को पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ता था, तो आज मेरे वहाँ 360/360 पॉसिबल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो एनसीईआरटी है उसका कितना रोल है? सर एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। अगर आप फुल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे और अपने पढ़ते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें से स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और रॉन्ग इनकरेक्ट ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बायो में फुल मार्क्स ही आएंगे मेरा मानना है। और जो मेरा पिछली बार सिलेक्शन छूटा था वो बायो की वजह से छूटा था। नाजिम मेरे साथ में है, और इस बार मैंने ज़्यादातर बायो पढ़ी है, तो मेरा बायो में फुल मार्क्स है।
अच्छा सोमेश, एक बात बताइए, आपने नीट क्वालिफाई किया, जी। सब्जेक्ट्स के नेम क्या क्या हैं? सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, अब आपने क्वालिफाई किया है तो जी। फिज़िक्स का कहीं यूज़ होगा आगे? फिजिक्स का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज है, क्योंकि जो हम प्रेशर झेल रहे हैं वो प्रेशर हमें बाद में तो झेलना ही झेलना है। डॉक्टरी, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर से ज़्यादा प्रेशर कोई झेलता होगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है आगे, वो हमें फिजिक्स ही यहाँ से हमारी फिजिक्स से ही स्टार्ट हुई। क्योंकि ये हमारे मन में क्या है कि फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन फिजिक्स टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या सिखा रही है कि हमें बाद का प्रेशर फिजिक्स कैसे को हटाना हैंडल मुझे करना लगता है उचित नहीं होगा, जी सर। क्योंकि सिर्फ डॉक्टरी केवल पढ़ने से ही नहीं होगी, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होंगे। जी सर। और इंस्ट्रूमेंट्स का आज बहुत बड़ा रोल है डॉक्टरी में, और वो इंस्ट्रूमेंट आप फिजिक्स की अच्छी नॉलेज होगी तभी आप बना पाएंगे उन्हें, तभी डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, जनरल एक सोच होती है बच्चों की कि डॉक्टर बनने के लिए बड़ा गंभीर रहना पड़ता है, कभी हंसना नहीं है, कभी बोलना नहीं है, गाना नहीं है, नाचना नहीं है, तो क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आप लोग नाचते उचते हैं, बारातों रातों में जाते हैं तो? अच्छा, ऐसी कुछ हॉबीज हैं आप लोगों में, जैसे कोई गाना गा लेना, कोई चुटकुला सुना देना? इन बच्चों को लगता है ऐसा कि शायद डॉक्टर वही बनेगा जो ना कभी डांस करेगा, ना कभी गाना गाएगा, ना कभी नाचेगा, ना कभी हंसेगा। नहीं सर, लाइफ में सर ये भी होना चाहिए। अब तुम ये कुछ भी नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे। कुछ पढ़ाई अच्छी हॉबीज हैं नहीं आपके अंदर, जैसे क्या आपके अंदर है हॉबीज इस टाइप की? कभी फ्री होते हैं, मतलब माइंड बहुत टेंशन में है, जैसे मैं तो गाना गा लेता हूँ कभी कभी। होगी। मैं तो सर, अगर मैं मन अच्छा नहीं होता, मेरा पढ़ने का नहीं होता, मैं तो सर कोई कॉमेडी मूवी देख लेता हूँ। कपिल शर्मा। आजकल वही टॉप पे चल रहा है। सोमेश? ये मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी लाइन में चले जाएं आपको इतना गंभीर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हर एक एक्टिविटी में मुझे लगता है आगे जाना चाहिए। डांस भी आना चाहिए, क्योंकि अभी हम जाएंगे तो हमें हमारे सीनियर हमसे परफॉर्म करवाएंगे। रैगिंग करवाएंगे। सिंगिंग भी गाना सुनते हैं आप, जितना उनके साथ उनका कहना मानेंगे, गाना सुनाएंगे, उन्हें जितना ज़्यादा अच्छा करके रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको लास्ट में वो हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब वही हैं हमारे सीनियर। क्योंकि टीचर्स वहाँ पर क्या है, टीचर्स तो हैं ही, लेकिन उनसे ज़्यादा सीनियर्स का महत्व है, क्योंकि वो एक्चुअली में पढ़ाई अभी उन्होंने जस्ट पढ़ के नेक्स्ट ईयर में पहुँचे हैं, वही हमें बताएंगे अधिकतर चीज़ें। तो ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है, इसको एंजॉय भी मुझे लगता है करना चाहिए, इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो बस अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत से आपको पैसा भेज रहे हैं बस। और जब कभी भी आपको ओवर थिंकिंग जब आप लोग करते हैं ना कि इतना पढ़ना है, मेरे को इतना टारगेट करना है, फिर वो हो नहीं पाता है। मैं तो ये मानता हूँ अगर 100% स्टूडेंट हैं तो उनमें से 90% लोग टारगेट बना के पढ़ते हैं और वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद वो ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है सर। और फिर मैं तो ये मानता हूँ जो ज़्यादा बिजी इंसान होता है उसका डिप्रेशन कभी नहीं होता, जो खाली रहता है उसको ही डिप्रेशन आता है। तो आप बिल्कुल खाली नहीं रहना है, आपको बिजी रहना है अपनी स्टडी में, और जब कभी भी आपका मन ना करे पढ़ने में तो अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए, बस आपका तुरंत ही मन कर जाएगा। अच्छा सलीम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस समय हमारे यहाँ कॉलेज में 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो भी उन बच्चों के मन में होगा कि हम भी नीट की तैयारी करें आगे जाकर। तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट रखने चाहिए, ये थोड़ा सा उन बच्चों का मार्गदर्शन करें आप। जी सर, जो लोग 12th में अभी, वो तो ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक एनालाइज करके पढ़िए। ये नहीं कि मतलब मैंने याद कर लिया और याद करके उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। उसकी एक्चुअलिटी क्या है वो जानिए, एक्चुअल चीज़ है क्या, कंसेप्ट फिर वहीं से बनेगा। और जब कंसेप्ट बन गया फिर आप कभी ना भूलने की डर और ये सब कभी नहीं होगा। फिर आप ना भूलेंगे कभी, जब क्वेश्चन आएगा, अगर आप आज भी मुझसे बायो या फिजिक्स कुछ भी अटैम्प्ट कराएंगे मैं कर दूंगा। अभी मुझे अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, अब आप तीनों से एक क्वेश्चन सेम है, ठीक है, जैसे लग्जरी क्वेश्चन कह सकते हैं। आप तीनों एक बात का जवाब देंगे, जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप लोग यहाँ से पढ़कर ही कोचिंग करने के लिए जाओगे, तो जो हमने पढ़ाया और वहाँ आप कंपटीशन की कोचिंग में गए, तो इन टीचर्स में और उन टीचर्स में कहाँ पर गैप है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से उन्हें अलग बना रही हैं, और हम लोगों को क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि अगर कोचिंग ना जाए तो बच्चा यहीं कर सके?
जी सर, बिल्कुल। यहाँ की फैकल्टी में और वहाँ की फैकल्टी में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और थ्योरेटिकल वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सिली मिस्टेक दूर कराती, और जब आप कभी भी पेपर देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट तो आपकी सिली मिस्टेक होंगी, वही आपको सिलेक्ट नहीं होने देंगी। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ का टीचर हो या वहाँ का टीचर हो, जब ज़्यादा बच्चे पे ध्यान देगा, प्रैक्टिस कराएगा, तो बच्चा खुद ही अपने आप अच्छा हो जाएगा, उस पर खुद ही पॉलिश आ जाएगी। तो प्रैक्टिस कराने का मतलब तो ये हो गया कि फिर सिलेबस कैसे कराएंगे? सर सिलेबस हमको सर 2 ईयर मिलते हैं, और वहाँ पे उनको 6 मंथ मिलते हैं, तो वो लोग 6 मंथ में करा सकते हैं, तो हम 2 ईयर में बहुत आराम से करा सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को एफर्ट्स करने चाहिए कि बच्चा कोचिंग की तरफ ज़्यादा ना भागने की कोशिश यस करे? सर, 11th बिल्कुल 12th में बिल्कुल। क्या? मेरा तो मानना ये है, जो थ्योरेटिकल वर्क है उनको वो घर से दे देना चाहिए, होमवर्क, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि नीट में जितना कोई भी एग्ज़ाम ले लेंगे आप, क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, थ्योरेटिकल तो बहुत कम रहता है, तो थ्योरेटिकल आप बिल्कुल क्लास में बहुत कम करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और थ्योरेटिकल जितना भी है आप उनको बुक में मार्क लगवा सकते हैं कि ये घर से करना है आपको, और जब सिलेक्शन बढ़ जाएगा, मेरी उम्मीद है बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस में ले के आएंगे इसको, और हफ्ते में एक बार ऑब्जेक्टिव चीज़ ज़रूर रखें। आज के आज के हमारे बच्चों के रोल मॉडल आप हैं, तो अब हम थोड़ा अपने बच्चों से भी, बच्चों के दिमाग में भी कुछ क्वेरी हैं, जी सर, बिल्कुल। छोटी छोटी बातें हैं उनके दिमागों में, तो वो बच्चे पूछना चाहेंगे। कौन? सब्बान, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम सबराज है और मैं इंटर का छात्र हूँ बायो का। सर मैं इन लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं और उसमें कितना समय देते हैं? सेल्फ स्टडी में देखो, समय और किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए कि हम किसी का रास्ता फॉलो कर लें, क्योंकि हर किसी का अपना अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, सुबह में बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन मेरे साथ तो एकदम जस्ट अपोजिट है। मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ, नाजिम को पता है। मुझे तो नाइट में 12 बजे के बाद तो बहुत अच्छा मेरे दिमाग पे चढ़ता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। 4 साढ़े 4 5 तक जाता है मेरा लेट नाइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो सेल्फ स्टडी है वो अपने में खुद देखिए, हमें क्या चीज़ कंफर्टेबल कर रही है, कहाँ पे हमें, क्योंकि दूसरे को आप करेंगे वो उसके माइंड के सेट है, और आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई सेल्फ निकल ज़हरा, मैं 12th बायो से। मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो जब काफ़ी टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता है, तो नींद क्यों आने लगती है? तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं? नींद आने का मेन मकसद ये है, हमारा माइंड है वो थकावट से फिर आंखें गिरने लगती हैं, और फिर हमें लगता है कि नींद आ रही है। मेरा मानना है ये 15 मिनट का रेस्ट ले लेना चाहिए हर 2 घंटे बाद। आप इधर हट जाएं, उधर हट जाएं, कहीं बातें कर लें, और मैं तो बहुत बातें करता हूँ। थैंक यू। और क्वेश्चन बच्चों के द्वारा। और मेरा मानना ये है, आप सब लोग क्वेश्चन पूछे तब अच्छा है, चुप रहने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने कैरियर के लिए नहीं बोल पाएंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। माई सेल्फ सुगुप्ता फ्रॉम क्लास 10th। सर आप किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? मैं इक्वली था तीनों में। नाजिम मेरे साथ है, ये बताएगा। थोड़ा मेरा बायो पिछली बार वीक रह गया, तो इसमें तो 100% मैंने दिया है अपना बहुत अच्छे से। और मैं तो ये कहता हूँ, जो भी आपका वीक है पहले उसको पकड़ के 20-25 बार रगड़ दो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, my name is Mohammad Shiraz. First of all, a very congratulations to you all. थैंक यू। Sir, my question is that हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूँ, आवर्स डिसाइड नहीं करना है हमें, ये डिसाइड करना है हमारा कितना अच्छे से। मैं ये फिर वही कह रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लें अपने पढ़ने में, क्योंकि जब क्वालिटी आएगी ना तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्वांटिटी क्या, मैं एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ, कोई फ़ायदा है उसका? फिर क्वालिटी लें आप बस। चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, लेकिन इतनी क्वालिटी का पढ़ें कि वहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बच के नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, नाजिम ने एक बात कही थी, वो दोबारा रिपीट कर देना। एक वो बात कही थी, कौन सी? हत्ते जो वाली। हत्थे पे हो वो मत्थे पे। हाँ, बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और दूसरी एक बात कही थी कि एनसीईआरटी सिलेबस पे ही को हत्ते चढ़ाना है ना? जी सर। हाँ, उसी पे डट जाना है बस, और उसी के बाहर कुछ नहीं आना है। उसके बाहर कुछ नहीं देखना है। एनसीईआरटी को ही पूरा बार बार उसी को पढ़ो, बार बार उसी को हाथ रिवाइज कर करके ही पढ़ो। ऊपर से देख के मत पढ़ो। देखा हो तो ये लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो अटक जाओगे कहीं पे।
ये 2 स्लोगन समझ लीजिए आप, जो भी पढ़ें उसे लिखें ज़रूर मेरी समझ जी से। सर, लिख के ज़रूर पढ़े सर। केवल देखते ना रहें क्योंकि वो थोड़ी देर ही दिमाग में रहता है। वो थोड़ी देर रहता है बस। अच्छा, बच्चों और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, बोलना सीखिए। बोलिए, आपको भी आना है। माई सेल्फ आस्था गंगवार, आई रीड इन क्लास 12th। सर, आपने ये बोला कि हम टीचर्स को होमवर्क में देना चाहिए, लेकिन हम लोग तो इसको बोझ समझते हैं। हम कहते हैं कि होमवर्क में क्या करना है, टीचर ने समझा दिया इतना ही बस बहुत है। कुछ बच्चे तो हमारे क्लास में मैक्सिमम 88 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में, कभी 20 आ जाते हैं, बस कहते हैं हम तो घर पे ही सब कुछ कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो फिर बाद में उसको उनका लॉस मिलता है। और जो सर होमवर्क देंगे ना, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको दे देंगे कि आप करके लेके आना। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, कितने टाइम का पीरियड होता है आपका? 45 मिनट, 35 मिनट, तो 10 मिनट में मार्क्स हो जाएगा मुझे लगता है बुक में, और 25 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे लगता है 15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सर आराम से। लेकिन जब हमारे यहाँ टेस्ट होता है तो बच्चे आते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं, कहते हैं क्या करना है टेस्ट हाँ, का? तो टेस्ट है वो हमेशा बहाने पीछे। बना देते हैं। जो लोग टेस्ट से डरते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। जो मैंने अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली इसी ईयर 150 टेस्ट दिया है लगभग में। तो आप टेस्ट से ना डरें। अगर टेस्ट से आज डर रहे हैं तो कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल फिर आएगा टेस्ट सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पे आपने 3 घंटे में पूरा पेपर मैनेज कैसे किया? इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, मैं अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हूँ। मेरी अटैम्प्टिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं जब टेस्ट देता था तो मैं 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता था। और नाजिम को पता है, बायो तो मैं 30 मिनट में कर देता हूँ फुल, और केमिस्ट्री भी 40 मिनट में, और बाकी टाइम तो फिजिक्स में फिर मेरा 1 घंटा बच भी जाता है। बहुत ज़्यादा अटैम्प्टिंग है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नाजिम मेरे साथ में है, जो मेरे दोस्त हैं वो लोग कहते हैं ये स्पीड कैसे आई। तो आधी कैलकुलेशन तो मैं दिमाग में ही कर देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अगर कुछ हाइट से क्वेश्चन, एक कोई स्टोन है उसको फेंका है तो 75% उसका लॉस हो जाता है, तो मुझे पता है कि 1/4 बचता है। तो ये सब मैं आधा दिमाग में ही कर देता हूँ और फिर बाद में उसको अटैम्प्टिंग करता हूँ। तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ती है। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें ओरली करने की, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मैं उनको डायरेक्ट कर देता हूँ। स्पीड यहीं से बढ़ेगी और फिर टाइम बचेगा उसको। आपको कभी पेपर टफ आ गया, जैसे इस बार पेपर बहुत टफ आया लोगों का, तो मैं ये मान रहा हूँ सर पूरा पेपर अटैम्प्ट भी नहीं हुआ। मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट करके फिर उसको दोबारा भी देख लिया, और 4-5 क्वेश्चन मेरे बढ़ ही गए थे। अगर वो 4-5 क्वेश्चन नहीं बढ़ते तो आज मैं सिलेक्ट नहीं होता। ये तो सामान्य एक प्रक्रिया है कि जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली अपने जो पेरेंट्स का वर्क होता है वो अपने उसी को मोस्टली चूज करते हैं। लेकिन हमारे साथ सोमेश प्रताप जी के पिताजी मिस्टर कुंवर सेन जी भी हैं, और आप शिक्षक नेता हैं, आरएफ टीचर हैं। आपके दिमाग में ये मतलब कहाँ से आया कि मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है? और आप लग पड़े, मुझे लगता है कि मुझे बनाना है। 2 को बना दिया और शायद तीसरा भी ईश्वर करेगा तो तीसरी बच्ची भी आपकी बहुत जल्दी सेलेक्ट होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आता है? आप यहाँ आ जाएँ थोड़ा सा, हम ये बहुत ही इंस्पायरिंग होगा आपकी ये प्रेरणा बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, जो भाई साहब ने प्रश्न किया अभी कि मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं एक बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हूँ। तो बहुत मेहनत से मैंने शिक्षक का पद पाया। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को अपने से बेहतर व्यवसाय में भेजूं, जहाँ पर आर्थिक तो ठीक है ही है, लेकिन लोगों की सेवा भाव करने का भी अवसर प्राप्त हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि समाज में एक चिकित्सक का बहुत सम्मान है। अगर इस एक तो गॉड ऊपर है, अगर दूसरा कोई गॉड है तो वो डॉक्टर है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का निर्णय लिया, और वो मेरे निर्देशन में बच्चों ने पूरा करके दिखाया। मुझे गर्व है ऐसे अपने बच्चों पर, और साथ में आपसे भी ऐसी आशा और उम्मीद है, क्योंकि इस विद्यालय ने बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम किया है। मेरे
छोटा बेटा मनीष प्रताप सिंह 2018 में ही इस विद्यालय से ही कक्षा 11-12 9 से बच्चे यहाँ पढ़े हैं मेरे तीनों। एक लड़की अभी सुषमा सिंह यहाँ से पास आउट हुई इंटर में, उन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया, लेकिन उनका अभी कुछ मेरिट कम है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं वजह से। आपने कहा ऐसी आशा और उम्मीद मैं भी प्रार्थना करूंगा कि उनका भी भाई मेहनत से सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों के सामने आज ये 3 डॉक्टर्स भविष्य के बैठे हैं, आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना। निश्चित रूप से आप लोग अपने से बड़ों का, अपने गुरुओं का और बहुत ही संस्कारवान रहते हुए जो माँ बाप आपको यहाँ मेहनत से पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। कोई भी सफलता दिनों दिन नहीं मिलती है। अब लोग कहेंगे कि देखो वो ऐसे हो गए, वो वैसे हो गए, कितनी रातें वो जागे हैं, कितना पैसा मेरे सहित इन बच्चों के माँ बाप ने इस पे खर्च किया है, कितने लोगों से संपर्क किया है, कितनी बुक्स ला के दी हैं, किन कठिन परिस्थितियों में लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं कि मैं उसका खुद साक्षी हूँ, खुद गवाह हूँ। जब मैं जागता था 4 और 5 के बीच में, तब सोने जाते थे। यानी कि पूरी रात आप सोचिए कुर्सी पर बैठकर पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है। पेपर से 1 महीना पहले, 1.5-2 महीने पहले तो इन्होंने गेट नहीं देखा कि बाहर का रोड कैसा है। मकान के अंदर ही रहना, केवल पढ़ना और केवल पढ़ना, किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई ज़्यादा वो है तो अपने गीत संगीत सुन लिया थोड़ा बहुत और अपने मनोरंजन कर लिया। आपके माँ बाप हैं, निश्चित रूप से आपका भाई आपको ये इस विद्यालय में आपका सौभाग्य है ये कि इतने बढ़िया विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है। इस अवसर को आप लोग ऐसे ही ना गंवाएंगे और इस अवसर को बनाते हुए और अपने भविष्य को बनाने का काम आप लोग करेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया टीचर इस विद्यालय में हैं, उनके सानिध्य में हमारे बच्चों ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक यहाँ शिक्षा प्राप्त की है और शायद वही एक बेस इन्हें प्राप्त हुआ। प्रतिदिन जो बाद में जब आप लोग रिजल्ट मिलता है तो विद्यालय से आपको अटेंडेंस भी फिल होती है यहाँ से कि आपकी साल में कितनी अटेंडेंस थी। तो जब आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी अटेंडेंस पूरी होंगी और जब यहाँ आएंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे भी और शिक्षा ग्रहण निश्चित करेंगे। तो जो लोग आपके साथ ही नहीं आ पाते हैं, आप लोग कभी कभी गैप कर देते हैं, वो ना करिएगा। प्रतिदिन डेली विद्यालय में साथ समय पहुँच करके और जो आपको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करते हुए अपने जो लक्ष्य को निर्धारित करके और उस पर आप लोग डट जाइए तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हमारे सभी भविष्य के डॉक्टर्स जो नवाबगंज की सेवा करेंगे, आगे चलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप आए, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और कुछ चीज़ें तो मैंने भी आज सीखी और 2 चीज़ें मैंने नोट भी कर ली हैं। मैं रोज़ वो क्लास में रिपीट भी किया करूँगा, ये मेरा काम है रेगुलर कि जो मुझे अच्छा लगता है वो बच्चों में कन्वे करता रहता हूँ। तो अंत में एक लाइन में बस हमारे बच्चों के लिए कोई टिप्स आपके दिमाग में हो, जो एक लाइन का जो ये लिख लें और हमेशा उसे याद रखें और उनके लिए वो हेल्पफुल हो। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपके माँ बाप इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, सपोर्टिव हैं, तो उनके लिए बस 2 वर्ड हैं और आपको ये सोचना है, ये फील करिए कि आप लोग बोल रहे हैं, अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे, ये हमने अपने माँ बाप से वादा किया है। माँ बाप के बारे में जो सलीम ने तो बोल ही दिया। अब मैं आपको एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन है वो बताना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमको यहाँ से जो भी हमें नॉलेज मिल रही है, हमको एक एक करके हमें बूंद बूंद करके घड़ा भरते ही जाना है। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का यूज हम अपनी लाइफ में देखेंगे ही देखेंगे। मैं कलाम सर की एक बात कहना चाहूँगा कि सपने वो ना देखो जो नींद में आते हैं, सपने वो देखो जो नींद ना आने दें।
अंत में आज का प्रोग्राम सभी को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।